और क्लीन चिट देने के लिए होंगे, वो जांच करने के लिए नहीं होंगे। केजरीवाल का कहना है कि वाड्रा को कुछ भी नहीं हो सकता और सरकार जांच के नाम पर मामले की लीपापोती कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने एपीएल उपभोक्ताओं को 10 किलो चावल देने की तो घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक न तो खाद्यान्न का पता है और न ही योजना का। वहीं खाद्यान्न मंत्री जल्द ही योजना शुरू करने की बात कह रहे हैं। उनके अनुसार भाजपा ने मात्र 9 महीनों के लिए ये योजना शुरू की थी, लेकिन वे पूरे 4.5 साल ये योजना चलाना चाहते हैं। वहीं भाजपा के नेताओं को प्रदेश सरकार की खाद्यान्न योजना पर शक हो रहा है। उनके अनुसार पहले तो भाजपा सरकार की योजना को बंद कर दिया गया और अब जनता के दबाव में योजना शुरू करने की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 किलो चावल सस्ते दरों पर उपलब्ध करने की बात कब कही थी? जब वो चुनाव मैदान में जा रहे थे। और हमने कब कही? जब हम सरकार में आए हैं। दोनों मामलों में बड़ा फर्क है। तो हमारी नीयत में खोट नहीं है। हमें तो ये योजना को 4 साल 3 महीने जो है संचालित करनी है। जब का तो मुश्किल से जो है 8 या 9 महीने तक इस योजना को संचालित करने का काम किया। उसमें भी आप कह रहे हैं कि पूरा चावल नहीं दिया। कपिल सिब्बल से मुलाकात के बाद विजय बहुगुणा ने माना कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का सबसे ज्यादा फायदा देवभूमि उत्तराखंड की जनता को होगा, जहां के दूर दराज के पर्वतीय पंचायत भी जुड़ पाएगी इस सुविधा के साथ ब्रॉडबैंड की स्पीड से। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यानी ब्रॉडबैंड का वो हाईवे जिससे 16 राज्यों के 1,42,000 गाँव की पंचायतों को जोड़ा जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा फायदा देवभूमि उत्तराखंड की पंचायतों को मिलेगा, जहां दूर दराज इलाकों की वजह से, पर्वतीय भूगोल की वजह से पंचायतों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता। विजय बहुगुणा ने कपिल सिब्बल के साथ एमओयू साइन करने के बाद साफ कहा कि दिसंबर 2013 तक इस योजना का कार्यान्वयन हो जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार फाइबर ऑप्टिकल बिछाने के लिए केंद्र सरकार को तमाम जरूरी संसाधन मुहैया कराएगी। ब्रॉडबैंड के जरिए उत्तराखंड के सीमांत गांव भले ही जुड़ जाए इंटरनेट से, लेकिन सीमांत जिलों के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। जी हां, सूबे के मुख्यमंत्री का मानना है कि गठबंधन की मजबूरी है और 11 मंत्री ही जरूरी है, जिस वजह से हर एक जिले से मंत्री बनाना मुमकिन नहीं। एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण भी अब बिल्डरों की राह पर चल पड़ा है। लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में बने रिवर व्यू एनक्लेव में बनने वाले फ्लैट्स बेचने के समय एलडीए ने बहुत सारे सपने दिखाए थे, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं किया गया। कई ऐसी सुविधाएं हैं जिन्हें देने से एलडीए इनकार कर रहा है। एलडीए ने रिवर व्यू एनक्लेव का प्रचार सुख सुविधाओं के संगम के नाम से किया था। एलडीए ने गंगा, यमुना और सरस्वती नाम से बने 3 अपार्टमेंट का मालिकाना हक तो लोगों को दे दिया, लेकिन जिन सुविधाओं को देने का वादा किया था उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया, जैसे सोसाइटी में स्विमिंग पूल, केबल कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, गैस कनेक्शन, चिल्ड्रन प्ले एरिया और जिम जैसी सुविधाएं देने की बात कही गई थी। लेकिन आज अपार्टमेंट के आसपास सिर्फ गंदगी का अंबार ही दिखता है, जिससे फ्लैट के मालिक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कांग्रेसी नेता राम सिंह खेड़ा को नैनीताल जिला अदालत से जमानत मिल गई है। कांग्रेसी नेता राम सिंह खेड़ा विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में न्यायिक हिरासत में थे। कोर्ट की औपचारिकताएं पूरी होते ही खेड़ा किसी भी समय जेल से बाहर आ सकते हैं। जेल के बाहर खेड़ा के समर्थक बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि खेड़ा का बीती 5 अक्टूबर के दिन विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता एच.के. गुर्रानी के साथ विवाद हो गया था, जिसके खिलाफ एच.के. गुर्रानी ने हल्द्वानी थाने में खेड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन कांग्रेसी नेता फरार हो गए थे। बाद में 15 अक्टूबर को उत्तराखंड एसओजी टीम ने खेड़ा को दिल्ली से गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां से खेड़ा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। सुल्तानपुर जिला अस्पताल में भारी अनियमितता की शिकायत मिलने पर संकलान मांझी खुद ही निरीक्षण के लिए निकल गए। सूबे के स्वास्थ्य
और चिकित्सा राज्य मंत्री शंखलाल मांझी अचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। कई वार्डों का निरीक्षण करने पर उन्हें पता चला कि मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदकर मंगानी पड़ रही हैं। मरीजों की इस शिकायत पर मंत्री जी भड़क गए और डॉक्टरों को उन्होंने कड़ी फटकार लगाई। मौके पर उनके साथ पहुंचे जिलाधिकारी ने 2 डॉक्टर और 2 एनएमएस को निलंबित कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस और महिला चिकित्सा अधीक्षकों से स्पष्टीकरण भी मांगा है। बरेली में सीएमओ पर लगा है यौन उत्पीड़न जैसा संगीन आरोप। बताया जा रहा है हाल में ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी बने डॉक्टर विजय यादव पर कुछ स्टाफ की नर्सों ने यौन उत्पीड़न का संगीन आरोप लगाया है। इस संबंध में हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, महानिदेशक स्वास्थ्य और डीएम बरेली से जवाब तलब किया है। नर्सों का आरोप है कि प्रभारी प्रशिक्षक के तौर पर ड्यूटी लगाने, टेस्ट में पास कराने और प्रैक्टिकल के नाम पर उत्पीड़न करते हैं। मेन हरिसमेंट है वो सीएमएस देते हैं, डॉक्टर टिमरी वो लिख के जो ऑर्डर करेंगे, क्योंकि हमको ऑर्डर किसी सीएमएस ने किया था यहाँ पढ़ाने का लोकल स्तर से, और जब उनका वो जो कार्ड करते हैं वो सीएमएस ही कर सकते हैं, हमको डॉक्टर विजय यादव नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने मुंह जबानी हमसे ये कहा कि आपके द्वारा मेरा हरिसमेंट हो रहा है, आप मुझे मरवा दो। किसने कहा ये डॉक्टर विजय यादव के बयान। वहीं हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया है और इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान से लगभग 80 लाख का माल साफ कर दिया। घटना मुख्यालय कोतवाली के सुभाष बाजार की है, जहां बदमाशों ने दुकान को तोड़कर लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया और दुकान से जेवरात और अलमारी उठा ले गए। आपको बता दें कि घटना कोतवाली समेत 150 मीटर की दूरी पर हुई है, जिससे पता चलता है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। उधर पुलिस ने एक सफलता तब मिली जब पुलिस ने चोरी की गाड़ी और अलमारी बरामद कर ली। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। शामली के बावरी थाना क्षेत्र में घर में पानी भरने को हुए विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। बड़े भाई की हत्या करने के बाद आरोपी तमंचा लहराता हुआ फरार हो गया। वारदात है शामली जनपद के थाना बावरी के गांव सोटा का, जहां इलम सिंह का परिवार रहता है। उसके 2 लड़के बड़ा जैनोद और छोटा शौकेंद्र सिंह हैं। दोनों ने घर में पानी भरने के लिए एक समरसेबल लगवा रखा है। गुरुवार देर शाम दोनों भाइयों में पानी भरने को विवाद हुआ। उसके बाद छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मार के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हत्यारा भाई शौकेंद्र तमंचा लहराता हुआ फरार हो गया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दिमागी बुखार से लगातार बच्चों की मौतें होने पर प्रशासन अभी भी गंभीर नहीं है। वहीं स्वास्थ्य विभाग इन बच्चों की मौतों पर गांव में फैली गंदगी को दोषी ठहरा रहा है। बीसलपुर ब्लॉक के गांव कटैया का ये दृश्य, गांव का ये पंचायत घर जो उद्देश्यहीन हो चुका है। इस भवन पर उगी ये घास व चारों ओर फैली ये गंदगी बता रही है कि गांव के क्या हालात होंगे। वहीं गांव में 2 बच्चों की मौत होते ही यहां पर कई सफाई कर्मचारी लगवाकर गांव की सफाई करवाई जा रही है। गांव में 18 से अधिक लोग बुखार की चपेट में हैं। उधर मृत बच्चों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। गांव कटैया के प्रधान मेवाराम के अनुसार यहां 4 दिन पूर्व दिमागी बुखार फैल गया था। इसमें जो है वायरल का संक्रमण सीजन चल रहा है और बुखार से उनकी मौत हुई है, लेकिन इसको दिमागी बुखार नहीं कहा जा सकता जब तक कि इसके लिए पैथोलॉजिकल टेस्ट पॉजिटिव ना हो। फिलहाल यहाँ पे स्थिति बहुत ऐसी चिंताजनक नहीं है, फिर भी हम अपनी तरफ से अलर्ट घोषित किए हुए हैं। इसमें साहब गंदगी ना होना चाहिए, गंदगी से तो बीमारी फैलेगी। सफाई कर्मी आता नहीं आता गाँव में? सफाई कर्मी आता है मगर वो पूरी सफाई नहीं कर पाता। किस बीमारी से? पलटी आई थी, बुखार है, कई दिन आ गई। दवाई आपने नहीं ली थी? दवाई लेने गए थे, फायदा नहीं हुआ, दूसरा गए तो घर पर नहीं थे डॉक्टर। प्रधान ने सरकारी अस्पताल में लिखित सूचना दी मगर डॉक्टर बेपरवाह रहे।
नतीजन बुखार ने गंभीर रूप धर लिया है। आजमगढ़ से गोरखपुर जाने वाली मुख्य मार्ग पर उपरौड़ा गांव में नशे में धुत एक ड्राइवर ट्रक समेत घर में घुस गया। इस दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। घायलों में एक सरिता जिसकी उम्र 26 साल और सावित्री जिसकी उम्र 35 साल है। बताया जा रहा है कि ये दोनों उपरौड़ा में अपने रिश्तेदार के यहाँ आई हुई थीं। घटना की सूचना देने के करीब 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है, जिसमें एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। अपनी बेटी की हत्या के पीछे एक तरफा इश्क की बात बताकर पुलिस को गुमराह करने वाला खुद निकला अपनी बेटी का कातिल। एक तरफा इश्क में हत्या के मामले में अब यू टर्न ले लिया है। कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद मृतक का पिता है। ऑनर किलिंग के चलते बीते 21 अक्टूबर को छात्रा विमलेश का शव गांव के एक खेत में पड़ा मिला था। पोस्टमार्टम के बाद सामने आई रिपोर्ट में कहा गया था कि विमलेश का पहले गला घोटा गया और बाद में दराती से काटकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने पिता की तहरीर पर गांव के 3 युवकों के खिलाफ हत्या का आरोप दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जब पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो पता चला पिता को अपनी पुत्री के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद पिता ने अपनी पुत्री को मौत के घाट उतार दिया। शामली के थाना बाबरी क्षेत्र में नकली नोटों की खेप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। इस युवक के पास से लगभग 15,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है युवक 500 रुपए का नोट लेकर एक दुकानदार के पास गया था। तभी दुकानदार को नोट के नकली होने का शक हुआ, जिसके बाद दुकानदार ने युवक को दुकान पर ही बैठाकर पुलिस को इस मामले की सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया गया। हाँ, बाबरी थाने में एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। मिला के 14,500 रुपए के नकली नोट उनसे मिले हैं। प्रतीत हो रहा है वैसे हैं जैसे कि स्कैन किए हुए कागज होते हैं, कंप्यूटर से स्कैन करते हैं, उस तरह के कागज हैं वो। हल्द्वानी डिग्री कॉलेज छात्र संघ उपाध्यक्ष पंकज जलाल की बाइक खाई में गिरने से मौत हो गई। हादसा देर रात नैनीताल जोलीकोट के पास हुआ। अभी तक हादसे की वजह का पता नहीं लग पाया है। वहीं आज मृतक छात्र नेता के शोक में डिग्री कॉलेज को बंद किया गया। गौरतलब है कि पंकज जलाल इस साल छात्र संघ चुनाव में निर्विरोध उपाध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। नैनीताल से अपने घर पे लौट रहे थे वापस, तो रास्ते में कहीं पे रुके हुए थे। थोड़ा वहाँ पे किनारे किनारे खाई लगती थी, वहाँ फिसलने के कारण थोड़ा नीचे खाई में चले गए थे। खाई की 100-200 फीट गहरी खाई थी। हरिद्वार से आ रही गंग नहर में गाजियाबाद में पानी की आपूर्ति रोके जाने के बाद से यहाँ के लाखों लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यह सप्लाई गंग नहर के सफाई के कारण रोकी गई है। यहाँ के वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम और कौशाम्बी जैसे अन्य इलाकों में भी पानी की गंग नहर की सफाई के चलते गंगा जल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। हालांकि नगर निगम के अपने दावे हैं। उनका कहना है कि गुरुवार से पानी की आपूर्ति पूरी तरह से गंग नहर की सफाई का असर उन इलाकों पर पड़ा है और इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन लोगों का कहना है कि अभी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई है। पहले से ही एनसीआर में पानी की बहुत किल्लत है, तो अभी मुरादनगर नहर का पानी रोकने की वजह से यहाँ पर जनता को बहुत प्रॉब्लम हो रही है और बेहतर होगा कि प्रशासन इस पर कुछ ठोस कार्रवाई करे और जिससे वहाँ के रहने वालों को और आसपास के रहने वालों को, एनसीआर के रहने वालों को पानी की किल्लत ना हो। तो इसके बारे में तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, कुछ नतीजे लेने चाहिए। और गवर्नमेंट क्या नतीजे लेती है, ये सब बातें जो होती हैं प्रशासन के ऊपर हिसाब से चलेंगी, ना कि हमारे और आम आदमी के ऊपर चल सकती हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार से आ रही गंग नहर की सफाई के लिए सोमवार की रात से हरिद्वार से पानी का रेगुलेटर बंद कर दिया गया है। इसके बाद पानी की सप्लाई, गंगा जल की आपूर्ति जो होती है वह पूरी तरह ठप हो गई है और अगले 11 नवंबर तक यह आपूर्ति बंद रहेगी। जल्द ही एक नई मुसीबत में घिर सकते हैं गैस उपभोक्ता, क्योंकि गैस कंपनियों ने एक ही पते पर लिए गए कनेक्शनों को बंद करने की तैयारी कर रही है।
सब्सिडी में कटौती और कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के बावजूद कई तरह की बंदिशें थोपने के बाद गैस कंपनियां एक ही पते पर अलग अलग नामों से लिए गए कनेक्शनों को भी ब्लॉक करने या उन पर दी जाने वाली सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी में हैं। कंपनियों ने इसके लिए बाकायदा गैस एजेंसी पर चेतावनी नोटिस भी लगा दी है और उपभोक्ताओं को कनेक्शन ब्लॉक होने से बचने के लिए हफ्ते भर में ग्राहक पहचानने का फॉर्म और हलफनामा देने को कहा है। गैस कंपनियों के इस नए फरमान से